हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। मेटलर्जी हमारा टॉपिक चल रहा है और मेटलर्जी का आज लेक्चर नंबर 64 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 64 की अगर हम बात करें तो हमारा लास्ट टॉपिक जो लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक चल रहा था वो रनिंग टॉपिक था रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड की बात करें, थर्ड स्टेप मेटलर्जी की थर्ड स्टेप की बात कर रहे थे। थर्ड स्टेप में पहले कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करवाया, उसके बाद रिडक्शन में कुछ मेथड में स्मेल्टिंग आपको बता चुका हूँ, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस में आपको बता चुका हूँ और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में आपको बता चुका हूँ। अब मुझे इसमें बताना है आपको एक तो सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन, स्वतः अपचयन, और एक मुझे बताना है हाइड्रोमेटलर्जी, जलीय धातु क्रम। तो बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोमेटलर्जी। या फिर जलीय धातुक्रम, हाइड्रोमेटलर्जी या जलीय धातुक्रम या अवक्षेपण के द्वारा अपचयन, अवक्षेपण के द्वारा अपचयन या फिर मेक आर्थर प्रोसेस। ये इसके नाम है। किसके द्वारा की जाती है, किसके लिए की जाती है? हाइड्रोमेटलर्जी, जलीय धातुक्रम, अवक्षेपण के द्वारा अपचयन या मेक आर्थर प्रोसेस किसके लिए की जाती है? फॉर एजी एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड के लिए मेक आर्थर प्रोसेस यूज में ली जाती है। धातुओं का निष्कर्षण प्रक्रम जिसमें सांद्रित जिसमें अयस्क को उपयुक्त सॉल्वेंट में या फिर रसायन में घोलकर संकुल का घोलने पर संकुल का निर्माण होता हो जिसका अधिक विद्युत धनी तत्व जिंक या एल्यूमिनियम से अपचयन करवाने पर धातु का अवक्षेप प्राप्त होता हो, धातु का अवक्षेप प्राप्त होता हो, जलीय धातुक्रम कहलाता है। डेफिनेशन हो गई। पढ़ चुके हम ये मेथड, मैं तो केवल दोबारा बता रहा हूं आपको याद हो जाए, और ऑलरेडी ये मेथड हम पढ़ चुके हैं। मैंने क्या बोला है? धातुओं का निष्कर्षण प्रक्रम जिसमें अयस्क को उपयुक्त सॉल्वेंट या रसायन में घोलने पर संकुल निर्माण होता हो जिसका अधिक विद्युत तत्व जैसे जिंक है या एल्यूमिनियम है से अपचयन करवाने पर धातु का अवक्षेप प्राप्त होता हो, मतलब पीपीटी बनती हो, प्रेसिपिटेशन आता हो, जलीय धातुक्रम कहलाता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, और होपफुली डेफिनेशन सभी बच्चों को आती भी होगी। और ये ऑलरेडी मैं है ना एजी और एयू के बारे में बात कर चुका हूं, मैं वापस से एक बार इसके बारे में बात करता हूं। देखिए आप इधर, ये डेफिनेशन हो गई। अब समझे इसको, देखो ये डेफिनेशन वगैरह बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती क्योंकि ये मटेरियल आपके पास ऑलरेडी है, सीट में हमने बाकायदा आपको डेफिनेशन वगैरह दी हुई है। कंसेप्ट को समझना जरूरी है, और वो कंसेप्ट क्या है उसको देखिए आप। देखो इधर Ag2S NaCN, ठीक है, रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में।
ये उपयुक्त सॉल्वेंट है, उपयुक्त विलायक है। Ag2S हम क्या बोलते हैं इसको, लीचिंग, निक्षालन बोलते हैं। और Ag2S एयर क्या बनेगा, NaAgCN का होल ट्वाइस प्लस Na2S जो एयर के साथ रिएक्ट करके किस में चला जाएगा, Na2SO4 में। बोला था ना कि एयर का क्या रोल है, एयर नहीं डालूंगा तो रिएक्शन वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, इसलिए Na2S को Na2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए एयर हम यूज में लेते हैं, जिससे रिएक्शन अगर दिशा में प्रोसीड हो जाएगी। ये बन गया संकुल, या फिर बोल दूं विलयशील संकुल, विलयशील संकुल। अब इसका अधिक विद्युत धनी विलयशील संकुल बनता है, संकुल का अधिक विद्युत धनी धातु के द्वारा मैं क्या करवाता हूं, अपचयन करवाता हूं, जेडन। तो जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Ag से ऊपर आता है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS मैंने बताई भी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पी ब्लॉक में, लेके बारात का ना मांगे मन करे जहां फेंक दो निगाहें सुंदरी प्यार वाली, प्यार भरी कौन आगे होगा पंडित सोनाराम शास्त्री, याद है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाला धातु अपने से नीचे वाले धातु का अपचयन कर सकता है, दैट्स अ कंसेप्ट। तो जिंक ऊपर आता है और Ag नीचे आता है, तो क्या Ag का रिडक्शन कर देगा जिंक, अधिक विद्युत धनी धातु हो गया, तो Ag कहां है इसमें, +1 में, इसका रिडक्शन कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बन जाएगा Na2ZnCN4 प्लस Ag का क्या आ गया, अवक्षेप मिल गया, इसलिए बोला हाइड्रोमेटलर्जी। अब ये पूरी प्रोसेस यहां से लेकर यहां तक की जो प्रोसेस है, इसको मैंने बोला था हाइड्रोमेटलर्जी, और यहां से यहां तक की प्रोसेस को बोलूंगा लीचिंग, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। याद आना चाहिए, क्योंकि ये चीज मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं, ये सिल्वर का होता है, इसके मैंने नेटिव और भी लिया था, Ag NaCN, यहां लिया था वेरी डाइल्यूट H2O हाफ O2, और यही बना था, यही कॉम्प्लेक्स बना था। यहां O2 का क्या रोल था, Ag0 को ऑक्सीडाइज करती है किसमें, Ag+ में, Ag का ये रोल था, यहां पे दोनों में रोल बताया था, एयर का रोल क्या है, फिर यही कॉम्प्लेक्स, यही जिंक, ये सेम प्रोसेस हो जाएगी किसके लिए, गोल्ड के लिए। गोल्ड के लिए भी सेम प्रोसेस है, Au2S NaCN Na2 AuCN का होल ट्वाइस सोल्यूबल सॉल्ट, फिर वही जिंक ले सकते हो या फिर एल्यूमिनियम ले सकते हो, वही बन जाएगा Na2ZnCN4 प्लस ये गोल्ड, और ये आ गया इसका पर्सिपिटेशन, नोट करें भैया। तो दिस इज हाइड्रोमेटलर्जी, इसका नाम है हाइड्रोमेटलर्जी। क्लियर, समझ में आ गया। बोलो हाँ कि ना, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड स्वतः अपचयन की, ठीक है, आप इसको नोट करें, मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतः अपचयन, सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन।
ठीक है। नेक्स्ट मेथड है सेल्फ रिडक्शन। या फिर ऑटो रिडक्शन, या फिर मातृभाषा में बोलेंगे स्वतः अपचयन। ये नाम है सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन या स्वतः अपचयन। मतलब यहां कोई अदर अपचायक अभिकर्मक की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। स्वतः अपचयन में बाहरी अपचायक की जरूरत नहीं होती है। स्वतः अपचयन में बाहरी अपचायक की जरूरत नहीं होती है। अब होता क्या है स्वतः अपचयन, देखो धातु से जुड़ा हुआ ऋणायन, धातु से जुड़ा हुआ ऋणायन अपचायक का कार्य करता है। मतलब धातु से जो ऋणायन जुड़ा हुआ है ना, वो ऋणायन ही अपचायक का कार्य करता है। धातु से जुड़ा हुआ ऋणायन अपचायक का कार्य करता है। और देखो पीबी एचजी व कॉपर के धातु क्रम में स्वतः अपचयन काम में लिया जाता है। पीबी एचजी व कॉपर के धातु क्रम में स्वतः अपचयन काम में लिया जाता है। एजी का भी स्वतः अपचयन हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। धातु से जुड़ा हुआ ऋणायन अपचायक का कार्य करता है। पीबी एचजी व कॉपर के धातु क्रम में स्वतः अपचयन काम में लिया जाता है। एजी का भी स्वतः अपचयन हो सकता है। ठीक है। अब देखो ये पीबी एचजी व कॉपर के सल्फाइड अयस्क से, ये मैं लिख दूं कॉपर के सल्फाइड अयस्क से, के सल्फाइड अयस्क से, अयस्क के धातु क्रम, सल्फाइड अयस्क से धातु क्रम में स्वतः अपचयन काम में लिया जाता है। मतलब इनके कौन से अयस्क लेने हैं, सल्फाइड अयस्क आपको यूज में लेने हैं, और इसमें हम स्वतः अपचयन यूज में लेंगे। देखो इधर भाई, मान लो एग्जांपल, मान लो पीबीएस है। ठीक है। तो पीबीएस का पहले क्या करवाऊंगा, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। तो पहले करवाऊंगा मैं इसका रोस्टिंग। ठीक है। सल्फाइड अयस्क का क्या होता है, रोस्टिंग। तो पीबीएस की रोस्टिंग, तो जब पीबीएस की रोस्टिंग करवाते हैं तो पीबीएस 3/2O2 पीबीओ और SO2 में कन्वर्ट होता है। साथ के साथ पीबीएस 2O2 कुछ पीबीएस PbSO4 में भी कन्वर्ट होता है। रोस्टिंग का मतलब समझ में आता है ना, एयर की प्रेजेंस में क्या करवाना है, गर्म करना है। और उसमें मैंने बोला था सल्फाइड लेड ऑक्साइड में या सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, और एयर की उपस्थिति में हम ये करवाते हैं। अब मैंने क्या किया, कुछ समय बाद एयर की सप्लाई रोक दी जाती है। कुछ समय बाद एयर की सप्लाई रोक दी जाती है। अब इसको समझना, मान लो पीबीएस था। ठीक है। इसको आपने एयर की प्रेजेंस में क्या किया, आपने हीट किया। समझना समझना समझना। पीबीएस को आप रोस्टिंग करवा रहे हो, पीबीएस ले लो, एचजीएस ले लो, C2S ले लो, कोई सा भी ले लो। तो पीबीएस को जब आपने हीट किया
एयर की प्रेजेंस में, तो पीबीएस का कुछ पार्ट पीबीओ में जाएगा, कुछ पार्ट इसका किस में जाएगा, पीबीएसओ4 में जाएगा। ये बोला ना, कुछ पार्ट पीबीओ में जाएगा और कुछ पार्ट किस में जाएगा, सल्फेट में जाएगा। अब जब पीबीएस में एयर की सप्लाई के साथ में हीट कर रहा हूं तो कुछ समय बाद मैं एयर की सप्लाई बंद कर देता हूं, कुछ समय बाद एयर की सप्लाई बंद कर देता हूं, रोक दी जाती है। तो मान लो पीबीएस के 100 मोल थे, तो 100 मोल में से 50 मोल तो इसमें आ गए, इन दोनों में आ गए 50 मोल तो, बट फिर भी आपने एयर की सप्लाई बंद कर दी तो 50 मोल तो बच गए ना पीबीएस के। एयर सप्लाई कर रहे हो, पीबीएस पीबीओ और पीबीएसओ4 में बदल रहा है, बट आपने कुछ समय बाद वात्या भट्टी में एयर की सप्लाई बंद कर दी तो पीबीएस बच गया, पूरा पीबीएस पीबीओ में और पीबीओ और पीबीएसओ4 में कन्वर्ट नहीं होता है। तो क्या होता है, ये पीबीओ बना और ये पीबीएस रिमेनिंग जो बच गया, ये इस पीबीएस में जो S-2 है, ये किसकी तरह बिहेव करती है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है। पीबीएस में जो S-2 है, पीबीएस आया कहां से, जो बच गया है उसका S-2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और इसको रिड्यूस करेगा और बनेगा 3Pb प्लस SO2, तो सल्फर -2 से कहा गया +4 में। इसे अगर PbSO4 है तो PbS इसका वही S-2 रिड्यूसिंग स्पीसीज, तो मैंने बोला ना धातु से जुड़ा हुआ ऋणायन, तो धातु से जुड़ा हुआ ऋणायन कौन है, S-2। ये PbSO4 यहां +6 में है, ये +2 में है, तो यहां बन जाएगा 2Pb + 2SO2 +4। दिस इज ऑटो रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन, बाहर से कोई अपचायक हमने नहीं डाला है, धनायन के साथ जो ऋणायन स्पीसीज जुड़ी हुई थी वो ही रिडक्शन का काम कर रही है। S-2 रिड्यूसिंग एजेंट है और ये पीबीओ और पीबीएसओ4 को किस में ले आया, पीबी में ले आया। अब ये जो पीबी मिला वो इम्प्योर है, हम इसका शुद्धिकरण कर लेते हैं और लेड मिल जाता है। तो मैंने बोला पीबी के सल्फाइड एसिड का जब धातुक्रम करते हैं तो हम सल्फाइड एसिड होना चाहिए। अब जैसे पीबी का तो ये भी है PbCO3, ये भी लेड का ही एसिड है, इसको हम बोलते हैं सेरुसाइट, बट इसको हीट करूंगा, ये क्या है, ये तो कैल्सिनेशन है, कैल्सिनेशन क्या बनेगा, PbO और CO2। अब PbO का क्या करवाऊंगा मैं, कार्बन रिडक्शन करवा दूंगा, क्या बन जाएगा, Pb प्लस CO2। तो याद करो याद करो याद करो, Pb का मैंने सेल्फ रिडक्शन भी बोला है और Pb का मैंने कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन भी बोला है, क्योंकि डिपेंड करेगा कि Pb का कौन सा और आपने यूज लिया है। अब PbS मान लो मैंने वहां लिखा था हाई कंसंट्रेशन और, मतलब सेल्फ रिडक्शन के लिए और की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज कंसंट्रेशन कम है तो गर्म करने पे पूरा पीबीएस ही पीबी और पीबीएसओ4 में चला जाएगा, पीछे बचेगा ही नहीं पीबीएस, थोड़ा सा गर्म करते ही, फिर एयर रोको या मत रोको। तो हाई कंसंट्रेशन होनी चाहिए जिससे कुछ पीबीएस पीबीओ और पीबीएसओ4 में चला जाए, बाकी बचा हुआ पीबीएस क्या कर दे, रिडक्शन कर दे। बोलो हाँ कि ना। इसलिए मैंने पीबी का दोनों लिखाया था कि सल्फाइड और होगा तब तो सेल्फ रिडक्शन होगा। अगर आपने PbCO3 लिया है, ये वाला और लिया है, तो इसका कैल्सिनेशन PbO, फिर PbO का कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन करवाना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, समझ में आ गई बात। पीबीएस का बताया, और बताऊं कॉपर का बताऊं, कॉपर का सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन फॉर कॉपर, ये मार्कर काम का नहीं है, हटाओ इसको, नहीं है तो नहीं है। सेल्फ रिडक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का सेल्फ रिडक्शन, तो देखो
कॉपर का ऐसा लिया Cu2S कॉपर ग्लांस, ओके। O2 क्या बना Cu2O और SO2, ठीक है। फिर ये जो Cu2O और ये Cu2S है, हीट किया, ये कौन सा है रिमेनिंग। जब हमने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी तो बचा हुआ कुछ Cu2S तो Cu2 में चला गया, बचा हुआ इसी का जो S-2 है ये इसका रिडक्शन करेगा, ठीक है, और बन जाएगा, बैलेंस कर देता हूं, 6 कॉपर प्लस SO2, ये कॉपर का हो गया। HGS को आपने हीट किया, क्या बना HgO प्लस SO2। अब HgO तो गर्म करने पे खुद ही टूट जाता है, इसमें सल्फाइड एसिड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि Ag2O मैंने बोला था प्रायोगिक तौर पर केवल Ag व Au के ऑक्साइड को गर्म करके विघटित किया जा सकता है। बाकी अन्य ऑक्साइड को गर्म करने के लिए अत्यधिक टेम्परेचर की जरूरत होती है, जो कि आर्थिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। बोला था ना, तो ये जैसे HgO बना, HgO बनते टूट जाएगा, Hg प्लस हाफ O2 में, ये हो गया सेल्फ रिडक्शन। इसका ऑक्साइड, ये इनके ऑक्साइड कम ताप पर विघटित हो जाते हैं। ऐसे में लूं Ag2O, इसको गर्म करोगे तो भी टूट जाएगा, 2Ag और हाफ O2 में। तो ये सेल्फ रिडक्शन ही है। सेल्फ रिडक्शन का मतलब स्वतः अपचयन, बाहरी अपचय की जरूरत नहीं पड़ी, ऑक्साइड बने तो वो अपने आप टूट जाएंगे। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन। किसके लिए? पीबी के लिए, कॉपर के लिए। अब कॉपर का भी मान लो, कॉपर का आपने ये लिया CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस मेलेकाइट ले लिया, तो इसका तो क्या कराओगे, कैल्सिनेशन करवाओगे। यहां तो ये क्या करवा रहे हो, रोस्टिंग करवा रहे हो भाई, ये तो वर्जन है, एयर की प्रेजेंस ले रखी है ना, वर्जन। कैल्सिनेशन कराओगे तो क्या बनेगा, CuO प्लस CO2 प्लस H2O। अब यहां पे कार्बन रिडक्शन या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन करा दो, कॉपर और ये CO2 या फिर CO। इसलिए यहां भी मैंने बोला है कॉपर का सेल्फ रिडक्शन भी होगा और कार्बन रिडक्शन भी होगा, डिपेंड करेगा कौन सा ओर लिया है। पीबी का भी सेल्फ रिडक्शन हो सकता है, कार्बन रिडक्शन हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा ओर लिया है। सेट का मामला यहां तक क्लियर, सेट। तो ये थे मेथड फॉर रिडक्शन, किसके लिए क्या यूज में लेते हैं वो मैंने बताया है। मिटाऊं? तो हमने मेटलर्जी की थर्ड स्टेप हमने पढ़ ली है, मेटलर्जी की थर्ड स्टेप हमने पढ़ ली है। वापस से शुरू से चलेंगे, एक बार वापस से याद करा देता हूं कि किसका क्या करना है। देखिए, कोई भूलने वाली बात नहीं होनी चाहिए, अपने यहाँ कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। देखो, फर्स्ट स्टेप क्या बनाओगे, क्रशिंग, पाउडर्ड फॉर्म। सेकेंड स्टेप क्या करवाओगे, कंसंट्रेशन ऑफ और फिजिकल एंड केमिकल। केमिकल में कौन सा, लीचिंग। मेरा मकसद है आपको याद रहे मेटलर्जी पूरी, ऐसे पढ़ाऊंगा कि सारी याद हो जाएगी आपको। लीचिंग, केमिकल में कौन आता है, लीचिंग। लीचिंग किसके लिए करते हैं, फॉर एल्यूमिनियम, फॉर Ag, फॉर गोल्ड। तो इनमें तो कौन सा डालते हैं, NaCN। तो फिर क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स। फिर उसका रिडक्शन करवाते हैं किससे, जिंक से। तो यहां पीपीटी आ जाती है किसकी,
मेटल की Ag की या Au की। क्या बोला इसको, इस प्रोसेस को क्या बोला, हाइड्रो मेटलर्जी। एल्यूमिनियम का कैसे करवाते हैं, 3 प्रोसेस बोली है, बेयर होल प्रोसेस और सरपेक प्रोसेस। बेयर प्रोसेस, होल प्रोसेस, सरपेक प्रोसेस। फिजिकल में क्या पढ़ा, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, और फोर्थ फ्लोटेशन। हो गया कंसंट्रेशन। फिर थर्ड में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में 2 बोले थे, ए और बी। कंसंट्रेट ओर का मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन, कंसंट्रेटेड ओर का मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन, कंसंट्रेट ओर का मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन। और यहां 2 बोले थे, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए, सल्फाइड ओर। और यहीं से जब रोस्टिंग करवाएंगे तभी क्या करवा देंगे, सल्फाइड ओर एंड सल्फाइड ओर, साथ ही क्या करवा देंगे, सेल्फ रिडक्शन। क्या करवा देंगे, सेल्फ रिडक्शन। साथ तो होता है, थोड़े समय बाद एयर की सप्लाई बंद कर देंगे, S-2 रिडक्शन कर देगा, ठीक है। कैल्सिनेशन किसके लिए, कार्बोनेट के लिए, हाइड्रोक्साइड के लिए और हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड के लिए। फिर कंसंट्रेट और का मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन, फिर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन, यही देखा है थर्ड स्टेप में। फिर हमने मेटल ऑक्साइड का क्या करवाया, रिडक्शन करवाया। अब जब मेटल ऑक्साइड का हमने रिडक्शन करवाया तो इसमें अलग अलग मेथड देखे हैं, तो देखो कैसे कैसे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। कौन सा रिडक्शन होगा इनका, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। टेबल बनाई ना, इनका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इनके सॉल्ट लेते हैं, इनके लवण का, इलेक्ट्रोलाइटिक लवण का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। फिर मैंने बोला इसमें आयरन, Sn, Zn, आयरन, Sn, Zn, Pb, कॉपर, इनका कौन सा करवाते हैं, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन। और Hg, इनका क्या करवाते हैं, सेल्फ रिडक्शन। और ये दोनों इधर भी आएंगे और इधर भी जाएंगे, डिपेंड करेगा कौन सा और आपने लिया है। और फिर क्रोमियम, मैग्नीज, टाइटेनियम, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, ठीक है। और Ag, Au, ये हाइड्रो मेटलर्जी। पूरा याद आ गया ना, कनेक्ट हो गया ना पूरा। ये था थर्ड स्टेप। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फोर्थ स्टेप में होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल का शुद्धिकरण। बोलो, यही तो मेटलर्जी है यार। जितना कुछ पढ़ाया है वो सब एक टेबल में पूरा कवर अप कर दिया। दिस इज कॉल्ड मेटलर्जी, यही तो मेटलर्जी है। बच्चे डरते हैं कैसे याद करेंगे, क्या है इसमें याद करने लायक, बार बार तो एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। समझ में आ गया ना, पूरा सेट हो गया ना। अब देखो आगे, अब हमें कौन सी स्टेप पे काम करना है, फोर्थ स्टेप पे। जैसे फोर्थ स्टेप कंप्लीट होगी फिर एक एक मेटल लेंगे, उसका और लेंगे, कंसिडर कराएंगे और उसका मेटल प्राप्त कर लेंगे हम। फिर पर्टिकुलर मेटल की मेटलर्जी पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है।
और उसमें हम पढ़ेंगे कॉपर, पीबी, एचजी, ये वाले पढ़ेंगे, आयरन, एल्यूमिनियम। ठीक है, मिटाऊं इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट से। ठीक है, अब है जो मैंने बोला रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, या धातु का शुद्धिकरण या शोधन। यह है, अपने इतने अपचयन से, इतने टाइप के हमने देखे अपचयन, अपचयन से हमें धातु प्राप्त हुई। वो जो धातु प्राप्त होती रहती है ना, वो धातु शुद्ध नहीं होती है, उसमें इंप्यूरिटीज होती है, अशुद्धियां होती है। तो मैं यहां पहली लाइन ये लिखूंगा कि उपरोक्त किसी भी विधि से प्राप्त धातु किसी भी विधि से प्राप्त धातु प्राय अशुद्ध होती है। हमने अपचयन के लिए अलग अलग मेथड यूज में लिए हैं, उनसे जो धातु हमें प्राप्त होती है वो उपरोक्त किसी भी विधि से प्राप्त धातु प्राय अशुद्ध होती है, मतलब वो शुद्ध नहीं होती। और अशुद्ध धातु का शुद्धिकरण निम्न विधियों से किया जाता है। अशुद्ध धातु का शुद्धिकरण धातु का शोधन कहलाता है। अशुद्ध धातु का शुद्धिकरण, ये सब थ्योरी है ना, मैं बोल भी रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं, ये थ्योरी आपको मिल जाएगी। मेरा कंसेप्ट काम समझने का कंसेप्ट का है, फिर भी मैं थ्योरी लिख रहा हूं कि उपरोक्त किसी भी विधि से प्राप्त धातु प्राय अशुद्ध होती है। अशुद्ध धातु का शुद्धिकरण धातु का क्या कहलाता है? शोधन कहलाता है। अशुद्ध धातु में निम्न प्रकार की अशुद्धि हो सकती है। भाई, जो अशुद्ध धातु आपको मिली है अपचयन के बाद, उसमें अशुद्धियां किस प्रकार से हो सकती है, कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती है? तो पहला है धातु के अनअपचयित ऑक्साइड। हम क्या करवाए हैं रिडक्शन में? रिडक्शन में करवा क्या रहे हैं? हम धातु ऑक्साइड का अपचयन करवा रहे हैं। तो मान लो कुछ धातु ऑक्साइड अपचयित नहीं हुए हों, कुछ बच गए हों, तो मैंने क्या लिखा कि धातुओं के अनअपचयित ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड का कुछ पार्ट अपचयित नहीं हुआ हो, इसके रूप में अशुद्धि हो सकती है। अधातु जैसे अधातुओं की
अशुद्धि हो सकता है, अधातु उसमें प्रश्न हो, जैसे कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, सल्फर हो सकता है। अधातुओं की अशुद्धि हो सकती है, उसमें कार्बन हो, सिलिकॉन हो, फॉस्फोरस हो, आर्सेनिक हो, सल्फर हो, इनकी हो सकती है। अंचाई अन्य धातु, अंचाई अन्य धातु मतलब उस धातु के साथ कोई दूसरी धातु और आ गई हो, क्योंकि जो और है उसमें तो धातु की मिक्सिंग होती है, तो प्रोसेस करते आए तो उसमें कोई दूसरी धातु की भी इंप्योरिटीज हो सकती है, तो धातु के साथ कोई दूसरी धातु आ जाए, अधातु की अशुद्धि हो जाए, या धातुओं के अनपचयित क्या हो जाए, ऑक्साइड हो जाए। और फोर्थ है गालक की अशुद्धि, और किसकी हो सकती है, गालक की अशुद्धि हो सकती है। ठीक है जी, अंचाई अन्य धातु, गालक की अशुद्धि, या धातु मल की अशुद्धि। तो समझ में आ गया होगा क्या बोला है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये फोर्थ स्टेप है अपनी। 3 स्टेप ऑलरेडी फट चुके हैं। उपरोक्त किसी भी विधि से, मतलब अपचयन जब हमने करवाया, इतने टाइप से अपचयन करवा सकते हैं, डिपेंड करेगा कि ऐसा कौन सा है, उसी पे डिपेंड करेगा कि कौन सा अब हमें रिड्यूसिंग मेथड यूज में लेना है। तो उपरोक्त किसी भी विधि से प्राप्त धातु प्राय अशुद्ध होती है, और अशुद्ध धातु का शुद्धिकरण धातु का शोधन या परिष्करण कहलाता है। शोधन, या इसको आप परिष्करण भी बोल सकते हो, परिष्करण कहलाता है। अब जो अशुद्ध धातु है उसमें किस प्रकार की अशुद्धि हो सकती है, अशुद्धि धातुओं के कुछ अनअपचयित ऑक्साइड, मतलब जब हम ऑक्साइड का अपचयन करवा रहे थे तो हो सकता है कुछ ऑक्साइड अपचयित नहीं हुए हों, कुछ बच गए हों, या अधातुओं की अशुद्धि, उसमें कुछ अधातु आ गए हों, अधातु में कार्बन आ सकता है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर आ सकता है। अंचाई अन्य धातु या फोरेन मेटल जिसको बोले, कोई दूसरी धातु और किसी दूसरी धातु की अशुद्धि हो। गालक की अशुद्धि या धातुमल की अशुद्धि, गालक मतलब फ्लक्स, जब हमने प्रगलन करवाया, स्मेल्टिंग करवाई, तो उसमें एक उपयुक्त हमने फ्लक्स मिलाया था, जो कि इंप्योरिटीज को हटाने के लिए हमने मिलाया था। तो यहां गालक की अशुद्धि हो सकती है या धातुमल की अशुद्धि हो सकती है। इन सब को हटाना धातु का क्या कहलाता है, परिशोधन कहलाता है। और उसमें उपस्थित अशुद्धि के आधार पर, धातु जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें उपस्थित अशुद्धि के आधार पर डिफरेंट प्रकार के शोधन के लिए मेथड यूज में लेते हैं, और वो कौन कौन से मेथड हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर, देखो इधर, धातु के शुद्धिकरण के लिए, एक मार्कर और कहां गया मेरा, शुद्धिकरण के लिए निम्न मेथड्स यूज किए जाते हैं। धातु के शुद्धिकरण के लिए निम्न मेथड यूज में किए जा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि उसमें अशुद्धि कैसी है। तो एक मेथड तो है आसवन, दूसरा है द्रवीकरण, तीसरा है क्षेत्र परिशोधन, चौथा है दंड विलोडन, पांचवा है खरपरण, छठवा है वैद्युत परिशोधन,
और 7वां है वाष्प प्रावस्था परिशोधन। ये सारे मेथड शुद्धिकरण के हैं। इंग्लिश इनकी आनी चाहिए, इसको बोलेंगे डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, जोन रिफाइनिंग, पोलिंग, क्यूपिलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें 2 मेथड है वेपर फेज रिफाइनिंग में। एक है वैन आर्कल मेथड, और एक है मून्स प्रोसेस। अब बात आती है कि कौन सा मेथड किसके लिए यूज में लेता है, मेथड का मतलब क्या है। तो पहले तो ये देखो कि डिस्टिलेशन है ना, वो जिंक कैडमियम Hg के लिए। डिस्टिलेशन किसके लिए है, जिंक कैडमियम Hg के लिए। जो लिक्वेशन है, लिक्वेशन आपका है Sn के लिए, Pb के लिए और बिस्मिथ के लिए। ये पता होना चाहिए कौन सा किसके लिए है। जोन रिफाइनिंग है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। दंड विलोडन है अनअपचयित क्यूप्रस ऑक्साइड को हटाने के लिए। खड़परण है पीबी को हटाने के लिए। विद्युत परिशोधन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये कईयों के लिए यूज में लेते हैं। विद्युत परिशोधन किसके लिए यूज में लेते हैं, ये लेते हैं कॉपर के लिए भी यूज में लेते हैं, Ag के लिए भी लेते हैं, जिंक के लिए भी ले सकते हैं, Sn के लिए भी ले सकते हैं, Pb के लिए भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम और निकिल। मतलब मोस्ट ऑफ हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ही यूज में लेते हैं। वाष्प परिशोधन वेपर फेज रिफाइनिंग वन आर्कल मेथड है बोरोन के लिए, टाइटेनियम के लिए और जर्कोनियम के लिए। और मून्स प्रोसेस है वो है निकिल के लिए। ये कौन सा मेथड किसके लिए यूज में लिया जाएगा उसके बारे में आपको बताया है। अब इनको एक एक को पढ़ेंगे, जैसे ही ये खत्म हो जाएंगे आगे हम पर्टिकुलर मेटल की मेटलर्जी को स्टार्ट कर देंगे। अब मैंने बता दिया इनके सबके मेथड, इन सबके मेथड, इनकी थ्योरी आपको सीट में दी हुई है। फिर भी मैं एक एक मेथड को एक्सप्लेन करते जाऊंगा और आप समझते जाना। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल, और उसमें सबसे पहले आसवन से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार आप इसको मॉड्यूल से जरूर पढ़ के आए, ठीक है। थैंक यू। जो धातु हमें प्राप्त हुई थी उस धातु के शुद्धिकरण के मेथड देखे थे, और उन मेथड्स को हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। देखें, सबसे पहला मेथड है, जैसा ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, आसवन या डिस्टिलेशन। किन के लिए यूज में लेते हैं इस मेथड को, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, जिंक कैडमियम Hg के लिए। तो आप देखो जिंक कैडमियम Hg के लिए क्यों यूज में लेते हैं, मैं एक एक मेथड को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थ्योरी आपको आपके मॉड्यूल से मिल जाएगी, और जो मेन पॉइंट है वो मैं यहां लिखूंगा, आप ध्यान रखना। जिंक कैडमियम Hg मतलब निम्न क्वथनांक वाले धातुओं का शुद्धिकरण, जो निम्न, जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट कम है, निम्न क्वथनांक वाले धातुओं का शुद्धिकरण इस विधि से किया जाता है।
कैसे? जैसे जिंक है, कैडमियम है, Hg है, इनका होता है लो बॉइलिंग पॉइंट, तभी तो हम इनको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेटल बोलते हैं ना, वाष्पशील धातु बोलते हैं। और जो अशुद्धियां होती है, अशुद्धियों का बॉइलिंग पॉइंट वो होता है हाई। तो जब हम गर्म करेंगे तो पहले धातु आश्रित होगा और अशुद्धियां अनाश्रित रह जाएगी। गर्म करने पर धातु आश्रित हो जाएंगे। हो गया, इतना ही है डिस्टिलेशन। ठीक है। दूसरा है वो है लिक्वेशन, द्रवीकरण। वो है लिक्वेशन या द्रवीकरण। इसमें क्या होता है? लिक्वेशन या द्रवीकरण में क्या होता है? उन धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट निम्न होता है। तो निम्न गलनांक वाली निम्न गलनांक वाली धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है। अशुद्धियों का गलनांक अधिक होता है। और किनका शुद्धिकरण करते हैं? बताया आपको पीछे वाले में, एसन का, लेड का, ठीक है, और बिस्मिथ का। एसन का, लेड का, बिस्मिथ का, इनका हम करते हैं। इसमें क्या करते हैं? ये परावर्तनी भट्टी होती है ऐसी, क्या बोला इसको? परावर्तनी भट्टी। और इस परावर्तनी भट्टी पे यहां ढलवा तल होता है। इस जगह हमने रखा अशुद्ध धातु। ठीक है। और इसको गर्म किया। परावर्तनी भट्टी है तो गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो पहले कौन सी धातु पिघलेगी? गर्म करने पे पहले कौन पिघलेगा? जिनका गलनांक कम है। पहले गलन किसका होगा? जिनका गलनांक कम है। गलनांक कम किनका है? धातुओं का। तो यहां से इस ढलवा तल पे यहां से पिघल पिघल कर इसमें आ जाएगी शुद्ध धातु और अशुद्धियां यहां रह जाएगी। अशुद्धियां ऊपर ही रह जाएगी क्योंकि वो उस टेम्परेचर पे नहीं पिघलेगी। तो दो मेथड, आसवन और लिक्वेशन, इजी से मेथड है। अगला है वो है क्षेत्र परिशोधन, जोन रिफाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जोन रिफाइनिंग, इंपॉर्टेंट। क्षेत्र परिशोधन या मंडल परिष्करण।
इस मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। यह विधि उन धातुओं के शुद्धिकरण के लिए है यह विधि उन धातुओं के शुद्धिकरण के लिए है जिनमें धातु अत्यधिक शुद्ध होना चाहिए, जिनमें उच्च शुद्धता की आवश्यकता होती है, जिनमें उच्च शुद्धता की आवश्यकता होती है। फर्स्ट पॉइंट भाई, ये जो मेथड है, ये मेथड किन के लिए यूज में लेते हैं? उन धातुओं के लिए यूज में लेते हैं जहां धातु अत्यधिक शुद्ध होनी चाहिए, मतलब उसमें इंप्योरिटीज ना के बराबर होनी चाहिए। तो मैंने पहला लिखा, यह है विधि उन धातुओं के शुद्धिकरण के लिए है जिनमें उच्च शुद्धता की आवश्यकता होती है, और अर्धचालकों के लिए अति शुद्ध धातु की आवश्यकता होती है। अर्धचालकों के लिए अति शुद्ध धातु की आवश्यकता होती है, मतलब वो धातु जिनसे सेमीकंडक्टर बनाएंगे, अर्धचालक बनाएंगे, उनका शुद्धिकरण इस विधि से किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, सिलिकॉन व जर्मेनियम अर्धचालक बनाने में प्रयुक्त होती है। सिलिकॉन व जर्मेनियम अर्धचालक बनाने में प्रयुक्त होती है, अर्थात इन धातुओं का शुद्धिकरण इस विधि से किया जाता है। अर्थात इन धातुओं का शुद्धिकरण इस विधि से किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? यह विधि उन धातुओं के शुद्धिकरण के लिए है जिनमें उच्च शुद्धता की आवश्यकता होती है, अर्धचालकों के लिए अति शुद्ध धातु की आवश्यकता होती है, सिलिकॉन व जर्मेनियम अर्धचालक बनाने में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात इन धातुओं का शुद्धिकरण इस विधि से किया जाता है। कौन सी विधि से? जोन रिफाइनिंग विधि से। अब सबसे पहले इस विधि का सिद्धांत क्या है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बात कर रहा हूं सिद्धांत की, कि किस सिद्धांत पे ये काम करती है, यह विधि का इसका प्रिंसिपल क्या है। तो देखो, पिघली अवस्था में जब अशुद्ध धातु को ठंडा किया जाता है, मतलब जो अशुद्ध धातु है उसको हमने पिघला लिया, अशुद्ध धातु थी उसको हमने हीट देके मेल्ट फॉर्म में लेके आ गए, पिघला लिया है, और जब उसको वापस ठंडा करते हैं तो केवल धातु का क्रिस्टलन होता है। मतलब जब आप उसको वापस ठंडा करोगे तो केवल धातु के क्रिस्टल बनेंगे, अशुद्धियों का क्रिस्टल नहीं बनेगा, जबकि अशुद्धियां
अशुद्धियां पिघली अवस्था में शेष रह जाती है। ये मेथड है। अब बोलोगे सर नहीं समझ में आया, तो नहीं समझ में आया तो सर किस लिए है, अभी समझाएंगे इसको कि इसका मतलब क्या है। पिघली अवस्था में शेष रह जाती है। तो पहले तो एक डायग्राम देंगे कि परिशोधन, विद्युत परिशोधन होता क्या है। ये मैंने अशुद्ध धातु का टुकड़ा ले लिया, ये अशुद्ध धातु का मैंने क्या ले लिया, टुकड़ा ले लिया, ठीक है। इस अशुद्ध धातु पर वर्ताकार गति से हीटर चलता है। हीटर तो जानते हो सब, मूविंग हीटर मतलब ये वाला। ये वाला हीटर चलता है। अब समझना इसको, ठीक है। तो ये क्या होगा, इधर तो आ गई प्योर मेटल, शुद्ध धातु, ठीक है। इधर है अशुद्ध धातु, ये है अशुद्ध धातु। और ये जो बीच में दिखाया मैंने, वो ये दिखाया है कि अशुद्धियों सहित पिघला क्षेत्र, अशुद्धियों सहित पिघला क्षेत्र। अब भी कईयों को बात कहानी समझ में नहीं आई है, तो इसको समझाने के लिए मैं एक हेल्प लेता हूं, इसकी मार्कर। अब समझना, ये समझना, इसको देखना। मान लो ये अशुद्ध धातु की छड़ है, समझना, फिर मैं उसको कनेक्ट करूंगा, आप समझना एक एक चीज को। मान लो ये अशुद्ध धातु की छड़ है और यहां इसके यहां पे हीटर लगा हुआ है ऐसे, और वो हीटर वर्ताकार गति में नीचे की तरफ चलता रहता है ऐसे। यहां से हीटर चलेगा, घूमते हुए नीचे तक आ जाएगा, फिर वापस से ऊपर से चलेगा ऐसे। हीटर यहां मूविंग सर्कुलाकार मतलब वर्ताकार गति में हीटर घूमता रहता है। अब मान लो हीटर यहां था, ये है, ये मार्कर, ये मान लो ये छड़ है। अब हीटर यहां आया, यहां पे हीटर है, तो ये पिघलेगा भाई। जैसे ही हीटर आएगा तो ये क्षेत्र पिघलेगा। इसमें जो धातु है, जो अशुद्ध धातु है, वो पिघली अवस्था में चली जाएगी। अब थोड़े समय बाद ये हीटर यहां से यहां आ जाएगा, तो जैसे ही ये हीटर यहां से यहां आएगा, ये वाला क्षेत्र ठंडा हो जाएगा भाई। पहले हीटर यहां घूम रहा था, थोड़े समय बाद हीटर यहां आ जाएगा, तो ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा होगा तो ठंडा होने पर केवल यहां किसका क्रिस्टल बनेगा, केवल किसका क्रिस्टल बनेगा, शुद्ध धातु का क्रिस्टल बनेगा। जो अशुद्ध धातुएं हैं, जो अशुद्धियां हैं, वो तो पिघले हुए क्षेत्र में आ जाएगी। अब ये क्षेत्र पिघल गया तो अशुद्धियां यहां से यहां आ जाएगी। ये कौन आ रहा है, अशुद्धियां। फिर वापस हीटर यहां से यहां आया, तो वापस से यहां धातु का तो क्रिस्टल हो जाएगा, अशुद्धियां यहां आ जाएगी। यहां से यहां आया और लास्ट में यहां पे कौन आ जाएगी, अशुद्धियां आ जाएगी। अशुद्धियों को काट के क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, हीटर वापस घुमाया जाएगा। ये प्रोसेस 5 से 6 बार किया जाएगा, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। मैंने क्या बोला है, पिघली अवस्था में जब अशुद्ध धातुओं को ठंडा किया जाता है, ये पिघला, इसको हमने ठंडा किया, तो केवल धातु का क्रिस्टल होता है। यहां हीटर नीचे आएगा तो ये पार्ट ठंडा होगा, यहां धातु का तो क्रिस्टल बन जाएगा। जो अशुद्धियां हैं वो पिघले हुए भाग में आ जाएगी, उनका क्रिस्टल नहीं बनेगा, वो पिघले हुए भाग में आ जाएगी। सॉलिडिफिकेशन नहीं होगा, पिघले हुए भाग में आ जाएगी। तो देखो,
जबकि अशुद्धियां पिघली अवस्था में शेष रह जाती है। ऐसे ये आते आते पिघली, लास्ट में अशुद्धि आएगी, काट के अलग कर देंगे। अब आ जाओ यहां पे, हीटर यहां था, ये है वर्ताकार गतिशील हीटर, ये वर्ताकार गतिशील क्या है, हीटर। हीटर यहां था, तो यहां से यहां आ गया, तो इसमें तो अशुद्धियों रहित पिघला क्षेत्र, और ये अशुद्ध धातु है, ये आगे चलता है, ये इसको मिटा दो, ये लो, ये अशुद्ध धातु है, और ये शुद्ध धातु के क्रिस्टल है, शुद्ध धातु के क्रिस्टल, इसको बोलते हैं जोन रिफाइनिंग मेथड। क्लियर, समझ में आ गया? मैंने समझा दिया है, समझ में आ गया होगा। हीटर यहां से चलेगा, नीचे आएगा, तो अशुद्धियां तो उस हीटर के साथ नीचे आती जाएगी, ऐसा समझ लो यार। हीटर घूमता जाएगा तो अशुद्धियां तो हीटर के साथ नीचे आती जाएगी, और ऊपर धातु के क्रिस्टल बनते जाएंगे। लास्ट में अशुद्धियां ही काट के अलग कर दिया, वापस हीटर घुमाया, ऐसे 5 से 6 बार करेंगे, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। दिस इज जोन रिफाइनिंग, क्षेत्र परिशोधन या मंडल परिष्करण। बोलो हाँ कि ना, समझ में आ गया? चलो ठीक है, ये तीसरा मेथड। नेक्स्ट है आपके पास, वो है दंड विलोडन, फोर्थ मेथड, वो है दंड विलोडन या पोलिंग। दंड विलोडन या पोलिंग, ये किसके लिए किया जाता है? तो देखो, दंड विलोडन ये कॉपर व जिंक के परिशोधन में किया जाता है, कॉपर व जिंक के परिशोधन में किया जाता है। अब दंड विलोडन का मतलब क्या है, पोलिंग का मतलब क्या है? तो देखो, कॉपर के धातु कर्म के दौरान फफोलेदार, इसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, फफोलेदार कॉपर या ब्लिस्टर कॉपर प्राप्त होता है, जिसमें क्यूप्रस ऑक्साइड मतलब Cu2O, कॉपर के धातुक्रम के दौरान फफोलेदार तांबा प्राप्त होता है, जिसे क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसमें क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O मतलब ये हो गया अनअपचयित ऑक्साइड, की अशुद्धि होती है। कॉपर के धातुक्रम के दौरान फफोलेदार कॉपर या ब्लिस्टर्ड कॉपर प्राप्त होता है, जिसमें क्यूप्रस ऑक्साइड मतलब ये हो गया अनअपचयित ऑक्साइड। भाई जब हमने कॉपर की मेटलर्जी की तो इस क्यूप्रस ऑक्साइड का हमने अपचयन करवाया था, और मैंने बोला था इंप्योरिटीज के रूप में अनअपचयित ऑक्साइड की अशुद्धि होती है। उस अशुद्धि को, क्यूप्रस ऑक्साइड की अशुद्धि को दंड विलोडन से हटाया जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड की अशुद्धि को दंड विलोडन विधि से
हटाया जाता है। अब ये कैसे हटाते हैं इसके बारे में बात करें तो हम क्या करेंगे, अशुद्ध धातु को परावर्तनी भट्टी में पिघला लिया जाता है। अशुद्ध धातु को परावर्तनी भट्टी में पिघला लिया जाता है। और तो देखो परावर्तनी भट्टी में पिघला लेंगे, फिर हरी लकड़ी के लट्ठों से हिलाया जाता है। मान लो परावर्तनी भट्टी है और इसमें मैंने ले लिया ये पिघली हुई अशुद्ध धातु, ये क्या ले लिया, पिघली हुई अशुद्ध धातु। अब मैं इसको ग्रीन हुड लकड़ी मतलब हरी लकड़ी के लट्ठों से, ये लकड़ी का लठ टाइप हो गया ग्रीन हुड, इससे मैं हिलाऊंगा इसको। तो हरी लकड़ी जब हीट के कांटेक्ट में जाएगी तो बर्न होगी, और बर्न होगी तो हरी लकड़ी के लट्ठों से हाइड्रोकार्बन गैस बाहर आएगी। जब हरी लकड़ी बर्न होगी, जलेगी, तो उससे हाइड्रोकार्बन गैस बाहर आएगी, और वो हाइड्रोकार्बन गैस क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या कर देगी, अपचयन कर देगी। ठीक है, तो यहां से आएगा, हरी लकड़ी जब जलेगी तो कौन सी गैस आएगी, CH4 गैस बाहर आएगी, और ये CH4 Cu2O और ये CH4 ये हो जाएगा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, और उसका क्या कर देगी, रिडक्शन कर देगी, CO2 बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और बन जाएगा कॉपर। ये कॉपर बाहर आ जाएगा शुद्ध। तो ये है दंड विलोडन, सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है कि कॉपर CO2 बाहर H2O बने और ये कॉपर बन जाएगा। ओके, दंड विलोडन थ्योरी आप अपनी शीट से पढ़ लेना, वैसे ऑलमोस्ट थ्योरी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट है खड़परण या क्यूपिलेशन। या क्यूपिलेशन, ठीक है। सिल्वर का शुद्धिकरण इस विधि से किया जाता है। Ag का शुद्धिकरण इस विधि से किया जाता है। सिद्धांत क्या है इसका, इस मेथड का सिद्धांत क्या है, अशुद्धियों की ऑक्सीकृत होने की दर धातु से अधिक होती है। यह प्रिंसिपल है इसका, अशुद्धियों की ऑक्सीकृत होने की दर धातु से अधिक होती है। Ag में लेड की अशुद्धि होती है जिसे क्यूपिलेशन से हटाया जाता है। अगर Ag में लेड की अशुद्धि होती है जिसे क्यूपिलेशन से हटाया जाता है, इसका मतलब लेड के ऑक्सीडाइज होने की दर Ag से ज्यादा है। अब इसमें एक नावनुमा आकार का एक पात्र होता है जो हड्डियों से बना होता है। यह किसका बना होता है, हड्डियों से बना पात्र जिसको बोलते हैं खड़परण।
या क्यूपल्स, इसको बोलते हैं खरपरण या क्यूपल्स। आपने देखा होगा सुनार की दुकान में एक छोटी सी वाइड सी कटोरी टाइप की होती है, नाव नुमा पात्र, जिसको क्यूपुलेशन बोलते हैं। इसमें हम, ये एजी है और ये पीबी है, ऊपर से कौन आ रही है, एयर आ रही है, इसमें हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो पहले ऑक्सीडाइज कौन होगा, पीबी होगा एयर की प्रेजेंस में, तो पीबी O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, लेड मोनोऑक्साइड, और ये क्या हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, क्योंकि Ag का ऑक्सीकरण नहीं होगा, Pb का ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो Pb लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए वोलेटाइल हो जाएगा, और पीछे जो बच जाएगा वो Ag बच जाएगा। दिस इज खरपरण या क्यूपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये क्या है, वैद्युत परिशोधन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या वैद्युत परिशोधन। धातुओं के शोधन का सर्वाधिक सामान्य मेथड है, मतलब सबसे ज्यादा हम इसी को यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मतलब कैथोड होगा, एनोड होगा, और ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, सबसे ज्यादा इसी को हम यूज में लेते हैं। किसकी करते हैं, कॉपर, Ag की भी कर सकते हो, कॉपर की भी कर सकते हो, जिंक की भी कर सकते हो, एसन की भी कर सकते हो, पीबी की भी कर सकते हो, एल्यूमिनियम की भी कर सकते हो, निकिल की भी कर सकते हो, इनकी कर सकते हो। मोस्टली किसके लिए यूज में लेते हैं, मोस्टली यूज में लेते हैं पीबी के लिए, Ag के लिए, कॉपर के लिए और एल्यूमिनियम के लिए। ये चार तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये तो पता होनी चाहिए। कॉपर के लिए, Ag के लिए, पीबी के लिए, एल्यूमिनियम के लिए। हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य, और एक लेते हैं कैथोड, कैथोड और एक लेते हैं एनोड। ये एनोड, ठीक है, और यहां मैंने भरा है विद्युत अपघट्य। अब समझना, देखो बहुत सिंपल सा मेथड है। कैथोड किसका लेते हैं, ये वाला है कैथोड, और ये वाला है एनोड। एनोड किसका बनाते हैं, अशुद्ध धातु का छड़, अशुद्ध धातु की मोटी छड़, ये मोटी छड़ ले ली। और कैथोड किसका बनाते हैं, शुद्ध धातु की पतली छड़, ये बनाते हैं हम कैथोड। अशुद्ध धातु की मोटी छड़ ले लेते हैं और शुद्ध धातु की पतली परत या छड़ ले लेते हैं, उसको कैथोड बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं और विद्युत अपघट्य भरते हैं। जैसे कॉपर, कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। एग्जांपल बता रहा हूं एक, भैया भैया समझना, ये बहुत सिंपल सा मेथड है। कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो क्या लेंगे, कैथोड किसका लेंगे, कैथोड लेंगे, एनोड लेंगे और विद्युत अपघट्य लेंगे। कैथोड लेंगे, एनोड लेंगे और विद्युत अपघट्य लेंगे। कैथोड किसका लेंगे, पतली छड़ कॉपर की, शुद्ध धातु की,
शुद्ध धातु, शुद्ध कॉपर की। और एनोड किसका लेंगे? मोटी छड़ अशुद्ध कॉपर की। इलेक्ट्रोलाइट किसका लिया? CuSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4 का क्या ले लिया? इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें है CuSO4, वो टूटेगा Cu+2 और SO4-2 में। तो देखो एट एनोड, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। बोला हुआ है मैंने, पहले बोला है एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे कौन है? कॉपर है, अशुद्ध है। तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडेशन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और जाएगा Cu+2 में, Cu+2 में जाएगा। और ये Cu+2 मतलब ये जो कॉपर था ये यहां क्या भरा हुआ है? Cu+2 और SO4-2। ये कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन। और ये किस में आया? Cu+2 में। और ये कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में। और ये Cu+2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कहां हुई? 8 कैथोड पर। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो Cu+2 वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा? कॉपर बना देगा। तो ये कॉपर यहां जाके जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, इस पे जाके स्टार्ट हो जाएगा। तो ये छड़ तो मोटी हो जाएगी जो शुद्ध धातु बन रही है, और ये छड़ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, इसका डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां से कॉपर Cu+2 में गया, Cu+2 जाके विद्युत अपघट्य में गया। विद्युत अपघट्य में Cu+2 पहले से ही है, तो ये Cu+2 कम नहीं होगा। ये Cu+2 इधर जा रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो कैथोड पे शुद्ध धातु प्राप्त हुई है, पतली छड़ थी वो मोटी हो गई, तो शुद्ध धातु को बाहर निकालेंगे। यहां जितना कॉपर कम हुआ है वो कॉपर इधर से आना स्टार्ट हो जाएगा, यहां से Cu+2 जाएगा। यहां Cu+2 कहां से आएगा? जब इस एनोड का ऑक्सीडेशन होगा। इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ये वहां पे इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे तुम। ठीक है, और यहां पे अशुद्धियां इस जगह अशुद्धियां इकट्ठी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं एनोड पंख। इसको बोलते हैं एनोड पंख। अशुद्धियां यहां आ जाएगी, और जैसे कॉपर की मेटलर्जी में अशुद्धि आती है Ag की, Au की और प्लेटिनम की, ये एनोड पंख पे प्राप्त होती है। ये क्या है? अशुद्धियां। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मतलब कैथोड हमने पतली परत लिया था, वो मोटी परत हो जाएगी। जितना कॉपर यहां से जाएगा उतना कॉपर यहां से यहां आ जाएगा, और लास्ट में एनोड के नीचे अशुद्धियां इकट्ठी हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं? एनोड पंख बोलते हैं, या एनोड मड बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो स्पोन आएगा, Ag, Au और प्लेटिनम यहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ये कॉपर का मैंने एग्जांपल लेके बताया है, और किसके लिए हम करते हैं वो भी बता देता हूं। बस अब इलेक्ट्रोलाइट की रिफाइनिंग यही करना है, यही मेथड है। सबसे ज्यादा इसी मेथड को यूज में लेते हैं। मिटाऊं? मिटा दूं? अब देखो, Ag की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, Pb की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है,
Ag की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में विद्युत अपघट्य किसका यूज में लेते हैं ये बता देता हूं। कैथोड किसका यूज में लेते हैं ये बता देता हूं। एनोड किसका यूज में लेते हैं ये बता देता हूं। तो विद्युत अपघट्य लेते हैं AgNO3 प्लस डाइल्यूट HNO3, ये विद्युत अपघट्य काम में लेते हैं। कैथोड लेते हैं प्योर Ag का शुद्ध सिल्वर की पतली परत, और एनोड लेते हैं इम्प्योर Ag, मतलब ये पतली छड़ होती है और ये मोटी छड़ होती है। पीबी के इलेक्ट्रोलाइट में PbSiF6 प्लस H2SiF6 ये लेते हैं विद्युत अपघट्य काम में। कैथोड लेते हैं प्योर लेड का पतली छड़, और एनोड लेते हैं इम्प्योर लेड का मोटी छड़, ये एनोड यूज में लेते हैं ये लोग। और कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में CuSO4 प्लस H2SO4, और ये प्योर कॉपर और यहां इम्प्योर कॉपर, ये मोटी छड़ है वही पतली छड़ है। अब एनोड मड पे कौन प्राप्त होगा, ठीक है, तो एनोड मड पे अशुद्धियां प्राप्त होती है। एनोड मड पर कम विद्युत धनी धातु प्राप्त होता है, अर्थात ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो धातु जिस धातु का शुद्धिकरण कर रहे हैं उससे नीचे आता है, वो धातु एनोड मड पे प्राप्त होता है। जैसे कॉपर का एनोड मड मैंने बोला, तो यहां कौन था Ag, Au और प्लेटिनम, ये तीनों ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से नीचे आते हैं। तो एनोड मड पर कम विद्युत धनी धातु प्राप्त होता है, अर्थात ECS में जो धातु वो धातु जिस धातु का शुद्धिकरण कर रहे हैं उससे नीचे आती है फीमेल है धातु, वो धातु एनोड मड पे प्राप्त होता है। यह है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। लास्ट है वेपर फेज या वाष्प प्रावस्था परिशोधन। मिटाऊं, नेक्स्ट है वेपर फेज रिफाइनिंग, वाष्प प्रावस्था परिशोधन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस विधि के द्वारा धातु को अति शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। इस विधि के द्वारा धातु को अति शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। अति शुद्ध मतलब यहां भी प्योर मेटल आपको मिलेगी।
अब इसमें क्या होता है, इस विधि में धातु को सर्वप्रथम अस्थायी वाष्पशील यौगिक में बदला जाता है। इस विधि में धातु को सर्वप्रथम हम एक अस्थायी और वाष्पशील यौगिक में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उस अस्थायी व फिर यौगिक का विघटन करने पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इस विधि में धातु को सर्वप्रथम अस्थायी वाष्पशील यौगिक में बदला जाता है और फिर यौगिक का विघटन करने पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अब इसमें दो हैं, एक है वान आर्केल विधि, एक है वान आर्केल विधि। किसके लिए? बोरोन के लिए, टाइटेनियम के लिए और जर्कोनियम के लिए। क्या होता है, जैसे ये लिया मैंने टाइटेनियम इम्प्योर, टाइटेनियम मैंने इम्प्योर ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने 2I2 से, ठीक है। टाइटेनियम की मैंने से आयोडीन से रिएक्शन करा दी, रिएक्शन होती है 523 केल्विन पे। रिएक्शन का टेम्परेचर कितना लिया मैंने? 523 केल्विन मैंने इसका टेम्परेचर ले लिया, ये इम्प्योर है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? TiI4 में। ये अस्थायी व वाष्पशील यौगिक है, ये अस्थायी है और वाष्पशील यौगिक है। तो क्या लिखा? इस विधि में धातु सर्वप्रथम अस्थायी वाष्पशील यौगिक में बदला जाता है, तो ये आयोडाइड हो गया, आयोडाइड, ठीक है। और यहां ध्यान रखें, जब ये आयोडीन केवल ये है ना, केवल मैं बोलूं इंप्यूरिटीज अभिक्रिया नहीं करेगी, अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करेगी, अशुद्धियां यहां पे अभिक्रिया नहीं करेगी, केवल शुद्ध धातु रिएक्ट करेगा। तो अशुद्धियां जब रिएक्ट कर ही नहीं रही तो यही रह गई, केवल इस यौगिक के रूप में टाइटेनियम जो है ना वो शुद्ध है। फिर मैं इसका डिकम्पोज कर दूंगा, इसका विघटन कर दूंगा 1700 केल्विन टेम्परेचर पे, तो टाइटेनियम और 2I2 मिल जाएगा, टाइटेनियम मिल जाएगा और साथ में आयोडीन मिल जाएगा। अब यहां जो टाइटेनियम आपको मिलेगा वो सॉलिड होगा और प्योर होगा। ये तो गैसियस है, ये सॉलिड और ये कैसा है? प्योर। ये किसके बोला? वान आर्कल मेथड, किसका? टाइटेनियम का। ऐसे बोरोन के लिए हो जाएगा। इसी मेथड से बोरोन के लिए अगर बात करूं तो बोरोन 3/2I2 Bi3 गैसियस, वाष्पशील और अस्थायी। फिर इसको हीट किया तो बोरोन और 3/2I2 ये सॉलिड मिल जाएगा, प्योर। ऐसे ही मेथड हो जाएगा जर्कोनियम के लिए। टाइटेनियम और जर्कोनियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो जर्कोनियम के लिए कैसे होगा? Zr2I2 Zri4 और ये बन जाएगा Zr सॉलिड और ये 2I2 गैसियस। तो तीन के लिए वन आर्कल मेथड, बोरोन, टाइटेनियम, जर्कोनियम के लिए। एक और आता है इसमें वेपर फेज में, वो एक मेथड और आता है और उस मेथड का नाम है मून्स प्रोसेस या मांड प्रक्रम। ये मांड प्रक्रम, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। कौन सा? मांड प्रक्रम। निकिल का परिशोधन किया जाता है। किसका परिशोधन करते हैं?
इससे निकिल का परिशोधन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, निकिल की रिएक्शन 4CO से कराते हैं, ये इम्प्योर है। रिएक्शन जो होती है वो 300 से 375 केल्विन पे होती है, 300 से 375 केल्विन पे, और बनता है NiCO4, sp3 है, वाष्पशील है, अस्थायी है, वाष्पशील कंपाउंड है। फिर इसका वापस से आगे क्या कर देते हैं, विघटन कर देते हैं। उसके लिए टेम्परेचर चाहिए 455 से 475। ध्यान रखना, इसमें भी पहले कम बाद में ज्यादा, इसमें भी पहले कम बाद में ज्यादा। टेम्परेचर पूछ लेता है कि यहां टेम्परेचर कितना आएगा, तो निकिल 4CO गैसियस, और ये जो निकिल मिलता है वो कैसा मिल जाता है, प्योर, और इसका नाम है मून्स प्रोसेस। क्लियर, ओके, समझ में आ गया। तो ये मेथड थे जिससे हम धातु की क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। ओके बेटाऊं, अच्छा जब टाइटेनियम और जर्कोनियम आ गया तो एक बात और बता देता हूं यहां पे, टाइटेनियम और जर्कोनियम के लवणों का अपचयन, ये नोट लगा के एक लाइन और लिख लेना, टाइटेनियम व जर्कोनियम के लवणों का अपचयन मैग्नीशियम धातु से किया जाता है, जिसे कोलेन प्रोसेस कहा जाता है। जैसे ये लिया TiCl4 टाइटेनियम, तो मैग्नीशियम से रिएक्ट करवा दो 2MgCl2 और ये टाइटेनियम बन गया। ऐसे मान लो जर्कोनियम लिया आपने, 2 मैग्नीशियम तो 2MgCl2 और ये जर्कोनियम, ये अलग से लिख लोगे। लो भैया, 4 स्टेप मेटलर्जी की, चारों के बारे में स्टडी कर चुके हैं, मतलब मेरी तरफ से मेटलर्जी खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन आप कर सकते हो, आप सीट सोल्व करें। अब हम एक एक की मेटलर्जी पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम जिंक की, कि जिंक की मेटलर्जी कैसे करते हैं। एल्यूमिनियम की, आपके सिलेबस में है ना वो मेटलर्जी है, एक तो जिंक की मेटलर्जी पढ़ेंगे, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, एसएन, एजी, पीबी, इतने एलिमेंट की हम मेटलर्जी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन, इन तीनों की एनसीईआरटी में मेटलर्जी है। अब वही एल्यूमिनियम का पहले क्या करवाएंगे, वही चारों मेथड से आएंगे और रिएक्शन लिखते लिखते हम फाइनली पहुंच जाएंगे प्योर मेटल पे। ठीक है, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ठीक है, थैंक यू।